आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए लेकर के टॉप 50 क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन फार्मासिस्ट एग्जाम। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा किसी न किसी फार्मासिस्ट के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो शुरू करेंगे मैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि ये दोनों जो मैं दो पार्ट लेकर के आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन का, ये वाला पार्ट और प्रीवियस पार्ट जो इसके पहले अपलोड किया है, इन दोनों पार्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं ये 100 क्वेश्चंस आप नोट करके रखिए अपने पास। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं और इनको रट लीजिए। जो भी मैंने बताया इन सब चीज़ों को रट लीजिए, पक्का गारंटी है ये आपको इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग ट्रीटेड विद बेंजोडाइजेपिन्स की जो पॉइजनिंग होती है उसको कैसे ट्रीट करते हैं। शायद यही वाला क्वेश्चन अभी आपका आया था ईएसआईसी फार्मासिस्ट के एग्जाम में। तो आपको बताना है फ्लूमाजेनिल। तो बेंजोडाइजेपिन्स की पॉइजनिंग को हम लोग ट्रीट करते हैं फ्लूमाजेनिल से। ठीक है ना, बेंजोडाइजेपिन्स की जो पॉइजनिंग उसको ट्रीट करते हैं फ्लूमाजेनिल से। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सेकंड नेम ऑफ कैलोमल, कभी कभी यहाँ पे सिनोनियम्स पूछ लिया जाता है। तो सेकंड नेम ऑफ कैलोमल, कैलोमल का सेकंड नेम क्या होता है जाकर के, तो आप बता देंगे मर्क्यूरस क्लोराइड। तो मर्क्यूरस क्लोराइड इज द सेकंड नेम ऑफ कैलोमल। ठीक है ना, तो कैलोमल का सेकंड नेम क्या हो गया, मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए सेकंड नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मुझे लगा ये सारे क्वेश्चंस डाल देने चाहिए। यहाँ पे वेरिएशन में क्वेश्चन है, अगर सेकंड नेम से क्वेश्चन है तो वहाँ पे टॉप 3 सेकंड नेम के ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, क्लोरीनेटेड लाइम। क्लोरीनेटेड लाइम जो है ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम होता है क्लोरीनेटेड लाइम। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। कह रहा है आयोडीन टिंक्चर क्या होता है जाकर के, आयोडीन टिंक्चर इज नोन एज, तो आप बताएंगे वीक आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन टिंक्चर क्या होता है, एक वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है। सीधे सीधे आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। देखिए वॉशिंग सोडा इज नोन एज, वॉशिंग सोडा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के सोडियम कार्बोनेट से। देखिए ये इन क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं, बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, कास्टिक सोडा किसको कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। वॉशिंग सोडा इज नोन एज, आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट, बेसिक सोडियम कार्बोनेट जो है, सीधे सीधे आप याद करेंगे जो सोडियम कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट नहीं, केवल सोडियम कार्बोनेट, वो होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है ना। फिर बेकिंग सोडा की बात कर ली जाए, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ से सोडियम बाई है तो बाई से बेकिंग याद कर लीजिए, तो सोडियम बाई कार्बोनेट का मतलब बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का मतलब हो गया जाकर के आपका वॉशिंग सोडा। और अब आपका आ जाएगा जाकर के एक अगला कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा किसको कहते हैं जाकर के, तो यहाँ बता देना सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं जाकर के कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कह देते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ल्यूगॉल सोल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ल्यूगॉल सोल्यूशन। तो आप बताएंगे जाकर ये होता है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, है ना। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन कहीं कहीं पे लिखा मिल जाता है, इतना ही आपको एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, और कहीं कहीं पे इसका परसेंटेज पूछ लेता है। तो 5% ऑफ आयोडीन प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड वेट पर वॉल्यूम, इस वेट पर वॉल्यूम दोनों होते हैं, वेट पर वॉल्यूम ये भी होता है, वेट पर वॉल्यूम ये भी होता है, लेकिन हमने क्या किया, मैथ वाला सिस्टम किया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और वेट पर वॉल्यूम को बाहर कर दिया। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए मीजल्स वायरस वैक्सीन, देखिए यहाँ से फिर पैटर्न बदला। मीजल्स वायरस की जो वैक्सीन होती है जाकर के, ये किस तरीके की वैक्सीन होती है, तो आप बताएंगे जाकर के लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है जाकर के। ठीक है ना, मीजल्स वायरस वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। फिर कह रहा है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होती है ये किसका टाइप होता है, तो आप बताएंगे इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन होती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होती है, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन होती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलने से पहले देखिए मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं। यहाँ पे एक ट्रिक थी, MMTTPRVY, तो मीजल्स मम्प्स, ठीक है ना। फिर यहाँ टीबी, टाइफाइड, फिर पर्ट्यूसिस, रुबेला, वेरिसिला जोस्टर और ये येलो फीवर, ये सब लाइव वैक्सीन्स होती हैं जाकर के। इनकी जो वैक्सीन्स होती जाकर के, ये सब लाइव वैक्सीन होती जाकर के। ठीक है, ये याद कर लेना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है जाकर के। देखिए क्या रहा है, इन पार्किंसन द लेवल ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर इज डिक्रीज, कह रहा है पार्किंसन में किस न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो आपको क्या बताना है। देखिए आपके सामने आंसर दिया गया, गाबा और डोपामीन।
पार्किंसन डिसीज अगर किसी को हो गई, ठीक है ना, तो पार्किंसन डिसीज में जो गाबा होता है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, और साथ ही साथ जो डोपामीन होता है जाकर, तो डोपामीन और गाबा इन दोनों का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है जाकर के पार्किंसन में, ठीक है ना। पार्किंसन डिसीज में गाबा और डोपामाइन दोनों का लेवल कम हो जाता है ब्रेन में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फिर देखिए इसमें भी ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन डिप्रेशन विच न्यूरो ट्रांसमीटर लेवल इज डिक्रीज, डिप्रेशन में कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जिनका लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो आप बताएंगे जाकर के नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन को ही नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं जाकर के, एंड 5-HT, तो नॉरएपिनेफ्रिन और 5-HT इनका लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है डिप्रेशन पेशेंट में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मॉलिस टेस्ट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो मॉलिस टेस्ट तो आपको पता ही है, मॉलिस टेस्ट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो आप बताएंगे जाकर के आपका कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है जाकर के हमारा मॉलिस टेस्ट, ठीक है ना। तो मॉलिस टेस्ट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे बैरफोरेट टेस्ट, बैरफोरेट्स टेस्ट, ठीक है ना, बैरफोरेट्स टेस्ट या बैरफोरेट टेस्ट ये किसके लिए होता है जाकर के, यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया जाता है, यानी अंतर किया जाता है डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में। तो डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड किसका टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए ही ये टेस्ट होता है, बैरफोरेट टेस्ट भी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में अंतर करते हैं जाकर के कि कौन सा हमारा मोनोसैकेराइड है और कौन सा डाइसैकेराइड है, इसलिए कहते हैं बैरफोरेट टेस्ट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैपिड फर्फ्यूरॉल टेस्ट इज फॉर, कह रहा है फर्फ्यूरॉल टेस्ट इज फॉर, तो ये आपको बताना है कि ये किसके लिए होता है जाकर के, तो ये भी होता है कीटोहेक्सोसिस के लिए करते हैं जाकर के, कीटोहेक्सोसिस के लिए, और ये टाइप होता है जाकर के हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट होता है जाकर के, रैपिड फर्फ्यूरॉल टेस्ट इज फॉर कीटोहेक्सोसिस, ठीक है ना। और ये हनी के लिए भी होता है जाकर के टेस्ट, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर, बाईयूरेट टेस्ट इज फॉर, बाईयूरेट टेस्ट किसके लिए होता है जाकर के, तो ये प्रोटीन के लिए होता है जाकर के, या टू पेप्टाइड लिंकेज, देखिए टू पेप्टाइड लिंकेज ये सीधे बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है, टू पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड लिंक से बंधे हुए होते हैं जाकर के, पेप्टाइड लिंक से बंधे होते हैं जाकर, और अमीनो एसिड से मिल करके ही हमारा बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए ही बाईयूरेट टेस्ट होता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है म्यूरेक्साइड टेस्ट इज फॉर, देखिए ये टेस्ट की जो ये टेस्ट का जो लेवल है वो दूसरा हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना। तो ये होता है जाकर के यूरिक एसिड, कैफीन और थियोफाइलिन, इन सब के लिए होता है जाकर के म्यूरेक्साइड टेस्ट। तो म्यूरेक्साइड टेस्ट जो होता है कैफीन के साथ साथ थियोफाइलिन के लिए भी होता है जाकर के, साथ साथ यूरिक एसिड के लिए होता है। तो म्यूरेक्साइड टेस्ट इज फॉर यूरिक एसिड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाफीस टेस्ट किसके लिए होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाफीस टेस्ट जो होता है वो होता है जाकर के क्रिएटिनिन के लिए, क्रिएटिनिन के लिए होता है जाकर के जाफीस टेस्ट। तो जाफीस टेस्ट इज फॉर क्रिएटिनिन, ठीक है ना, क्रिएटिनिन के लिए हम लोगों ने कर लिया जाफीस टेस्ट। फिर कह रहा है हे टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जो हेज टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के बाइल साल्ट के लिए होता है। यहाँ पे याद रखेंगे कि बाइल पिगमेंट्स नहीं है, पिगमेंट्स और साल्ट में अंतर होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो हेज टेस्ट है वो होता है जाकर के बाइल साल्ट के लिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है फॉचेस टेस्ट, यही तो आया था फॉचेस टेस्ट जो था, ये आया था अभी ESIC के पेपर में आया था। तो फॉचेस टेस्ट जो है ये किसके लिए होता है जाकर के, ये होता है बाइल पिगमेंट्स के लिए। तो फॉचेस टेस्ट इज फॉर बाइल पिगमेंट्स, काफ़ी यहाँ पे इन्होंने कन्फ्यूजन कर दिया था ESIC फार्मासिस्ट के पेपर में, बाइल पिगमेंट्स भी दे रखा था और बाइल साल्ट भी दे रखा था जाकर के, ठीक है ना। तो फॉचेस टेस्ट इज फॉर बाइल पिगमेंट्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़े उसके पहले दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके लिए आएगा जाकर, तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज फॉर कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है एड्स का वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अच्छे अच्छे टेस्ट हैं ये सारे, कोई ना कोई एक टेस्ट जरूर आ जाएगा। कह रहा मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफाम्पसिन, तो रिफाम्पसिन का यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जाकर के, वर्क करने का तरीका क्या है, तो आप बताएंगे DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज,
ठीक है ना। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये होता है मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफाम्पसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे जाकर, देखिए क्या कह रहा है, एस्प्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जाकर के, या एस्प्रिन क्या होता है, कॉक्स इनहिबिटर होता है जाकर के, ये इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। साइक्लोऑक्सीजिनेज ये एक एंजाइम्स होता है, इसको इनहिबिट कर देता है एस्प्रिन हमारा, तो एस्प्रिन इज अ कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, स्पाइरोनोलैक्टोन किस कैटेगरी का होता है, तो आप बताएंगे हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होता है स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है ना। स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, ठीक है ना। और के प्लस स्पैरिंग में आता है जाकर के स्पाइरोनोलैक्टोन। पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स होता है, और पोटेशियम स्पैरिंग किस में आता है, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में आता है जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं जाकर के, विनका और क्राइसोफुल्विन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जाकर के, तो विनका क्या होता है, एंटी कैंसरस होता है जाकर के, क्राइसोफुल्विन एंटी फंगल होता है, जानना है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जाकर के, ये क्या करते हैं जाकर के, स्पिंडल पॉइजन पे काम करते हैं जाकर के, ठीक है ना। ये मीटोसिस वगैरह पे काम करते हैं जाकर के, सेल डिवीजन को रोकते हैं जाकर के, तो उसको कहते हैं स्पिंडल पॉइजन, ठीक है ना। तो स्पिंडल पॉइजन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करते हैं विनका और क्राइसोफुल्विन। फिर क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जाकर के, क्लोरोक्विन कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है, कैसे काम करती है, तो अल्टरनेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है जाकर के, उस पर अल्टरनेशन कर देता है जाकर के, उस डीएनए को इरेगुलर कर देता है जाकर के क्लोरोक्विन। फिर कह रहा है जाकर के वेनकोमाइसिन एडवर्स इफेक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेनकोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे जाकर के रेड मैन सिंड्रोम इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैनकोमाइसिन, और कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीनो ग्लाइकोसाइड एडवर्स इफेक्ट, तो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, कई बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन है, अमीनो ग्लाइकोसाइड का एडवर्स इफेक्ट, तो आप बताएंगे ओटोटॉक्सिसिटी, कान की टॉक्सिसिटी कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि साइड इफेक्ट ऑफ डॉक्सोरूबिसिन एंड डाउनोरूबिसिन, तो डॉक्सोरूबिसिन और डाउनोरूबिसिन इन दोनों से अभी देखिए ESIC फार्मासिस्ट में आया था क्वेश्चन, है ना। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है इन दोनों पे कि डॉक्सोरूबिसिन और डाउनोरूबिसिन ये क्या किस तरीके के साइड इफेक्ट दे सकते हैं, तो आप बता देना कार्डियोमायोपैथी करते हैं जाकर के, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है ना। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायो का मतलब मसल्स, ठीक है ना। तो कार्डियक मसल्स में ये डिस्टर्बेंस कर सकते हैं जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ सीमिटिडिन एंड स्पाइरोनोलैक्टोन, देखिए सीमिटिडिन का सभी बताते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन का कोई नहीं बताता है। तो सीमिटिडिन और स्पाइरोनोलैक्टोन ये जो कि के प्लस स्पायरिंग डायूरेटिक्स होता है जाकर के, स्पाइरोनोलैक्टोन, और सीमिटिडिन H2 ब्लॉकर होता है जाकर के, ठीक है ना। ये H2 ब्लॉकर की कैटेगरी की होती है जाकर के, गैस की दवा होती है जाकर, जैसे रेनिटिडिन वैसे सीमिटिडिन। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ सीमिटिडिन एंड स्पाइरोनोलैक्टोन आप बताएंगे गायनेकोमेस्टिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीमिटिडिन पे, लेकिन स्पाइरोनोलैक्टोन पे शायद अभी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं देखा है कोई, लेकिन आने की संभावना है, तो इसको भी याद रखेंगे कि स्पाइरोनोलैक्टोन और सीमिटिडिन दोनों में जो है साइड इफेक्ट क्या होगा, गायनेकोमेस्टिया होगा जाकर। क्वेश्चन नंबर 31 पे चले, इसके पहले दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेनिनटॉइन का एडवर्स इफेक्ट क्या आएगा जाकर के, तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी वेरी, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेनिनटॉइन का साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया ये होता है जाकर के एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेनिनटॉइन। तो फेनिनटॉइन का ADR क्या जाएगा जाकर जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स इज द माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ग्लैंडुलर जो ट्राइकोम्स होता है ये किसके माइक्रोस्कोपिक करेक्टर है, तो आप बताएंगे डिजिटालिस में पाया जाता है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, तो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स पाया जाता है डिजिटालिस में, तो डिजिटालिस कंसिस्ट ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, अगर किसी को एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, केवल इतना आप देखेंगे एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, तो आप क्या ट्रीटमेंट देंगे जाकर के, आप बता देंगे जाकर के साल्बुटामॉल, अगर ऑप्शन में साल्बुटामॉल है तो ठीक है ना, तो साल्बुटामॉल दे देंगे एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा में। फिर क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन, किसी को एक्यूट माइग्रेन है तो क्या दे देंगे जाकर के, सुमाट्रिप्टिन, ठीक है ना, सुमाट्रिप्टिन, तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन इज सुमाट्रिप्टिन। फिर 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलना है जाकर के, कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा का ट्रीटमेंट क्या है, तो आप बताएंगे जाकर के टेट्रासाइक्लिन ही ट्रीटमेंट है ड्रग ऑफ चॉइस कॉलरा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे कर देंगे ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा, तो यहाँ पे आप बताएंगे टेट्रासाइक्लिन ऑप्शन मिलने पे। फिर 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एल्कोहल पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद, एल्कोहल की अगर पॉइजनिंग है तो एल्कोहल की कौन सी पॉइजनिंग, मिथाइल एल्कोहल की ही पॉइजनिंग होती है। एल्कोहल कौन सा पॉइजनिंग करता है, मिथाइल एल्कोहल। तो इसके लिए आप फॉर्मिपिजॉल दे सकते हैं, एथेनॉल दे सकते हैं, वगैरह वगैरह जो है ये सब आप दे सकते हैं, एंटाबेस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एल्कोहल पॉइजनिंग इज ट्रीटेड बाई फॉर्मिपिजॉल, ठीक है ना। और फिर देखिए यहाँ पे क्या, ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, अगर किसी को एनाफाइलेक्टिक शॉक लग जाए या हो जाए तो क्या हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे जाकर के, एड्रीनलिन से ट्रीटमेंट कर देंगे जाकर के, एड्रीनलिन दे देंगे जाकर के, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक का ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया, व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट का कंपोजिशन बताना है। तो यहाँ बता दीजिए 6% ऑफ बेंजोइक एसिड प्लस 3% ऑफ सैलिसाइलिक एसिड और यूज्ड एज केराटोलिटिक। तो कह रहा है बेंजोइक एसिड कितना होता है 6% और सैलिसाइलिक एसिड कितना होता है 3%। तो 6% बेंजोइक एसिड एंड 3% ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, और ये बन जाता है हमारा ऑइंटमेंट, व्हाइट फील्ड ऑइंटमेंट बन जाता है जाकर के। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जाकर के फ्री रेडिकल्स आर आइडेंटिफाइड बाय, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल्स आर आइडेंटिफाइड बाय, आप बताएंगे ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट से हम लोग देख लेते हैं फ्री रेडिकल्स की क्या स्टोरी है बॉडी के अंदर, या क्या पोजीशन है बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स ज़्यादा है या कम है, तो ये ESR से पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है, नाइट्रोसेलुलोज इज यूज्ड एज बेस इन। तो नाइट्रोसेलुलोज जो होता है एक बेस की तरह काम करता है, और किस में काम करता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के नेल लिक्वर्स, नेल लिक्वर्स में काम करता है जाकर के, नाइट्रोसेलुलोज इज यूज्ड एज बेस इन नेल लिक्वर्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, उसके पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्त तक शेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है जाकर के, कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया का ट्रीटमेंट क्या आ जाएगा जाकर के, तो आप बताएंगे मेगा डोज ऑफ नियासिन। तो नियासिन जो विटामिन होता है जाकर के, निकोटिनिक एसिड या नियासिन, तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया का मेगा डोज ऑफ नियासिन दे देंगे जाकर के, तो ट्रीटमेंट हो जाएगा जाकर के हाइपरलिपिडीमिया का, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, सेलीवेनॉफ्स रिएजेंट कंटेन्स, जो सेलीवेनॉफ्स रिएजेंट है इसमें क्या क्या पाया जाता है जाकर के, सेलीवेनॉफ्स रिएजेंट, सेलीवेनॉफ्स रिएजेंट में क्या क्या पाया जाएगा, तो रेसरसाइनॉल, रेसरसाइनॉल प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, रेसरसाइनॉल प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये बना देगा सेलीवेनॉफ्स रिएजेंट। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ में मिला देंगे रेसरसाइनॉल, ठीक है ना। फिर 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के, इंट्रा एथिकल इंजेक्शन मीन्स, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंट्रा एथिकल का मतलब क्या होता है जाकर के, इंट्रा एथिकल इंजेक्शन का मीन्स क्या होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया, ड्रग यूज्ड एज स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जब किसी को देते हैं तो वो इंट्रा एथिकल इंजेक्शन होता है जाकर के, ठीक है ना। इंट्रा एथिकल इंजेक्शन में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते हैं, और किस तरीके के एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया में, ठीक है ना। फिर 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन में चलेंगे कि क्या कह रहा है, इंट्रामेड्यूलरी इंजेक्शन। तो ये आपसे पूछ लेगा कि इंट्रामेड्यूलरी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के ड्रग इंजेक्टेड इनटू बोन मैरो, जो सीधे बोन मैरो में ड्रग इंजेक्टेड की जाए उसको कहते हैं इंट्रामेड्यूलरी, ठीक है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है, 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीन्स ऑफ एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है जाकर के, तो आप बता देंगे एब्सेंस ऑफ स्पर्म। ये देखिए टर्मिनोलॉजी से है, तो 2-3 क्वेश्चन इससे भी है, मीन्स ऑफ एजोस्पर्मिया मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, कह रहा है मीन्स ऑफ आइडियोसिंक्रेसी, आइडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है जाकर के, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बता देना एबनॉर्मल ड्रग रिस्पॉन्स ड्यू टू जेनेटिक्स, जेनेटिक कारणों की वजह से जब ड्रग एबनॉर्मल रिस्पॉन्स करने लगे तो इसको कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी, ठीक है ना। फिर एक होता है टैकीफाइलेक्सिस, तो टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है जाकर के, जब आप मल्टीपल मेडिसिन खा लेते हैं जाकर के और शॉर्ट इंटरवल में खा लेते हैं, तो जो ड्रग रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे आपने मान लीजिए पैरासीटामोल अभी खाई, ठीक, पैरासीटामोल के साथ आपने खा ली एसीलाक, ठीक है, एसीलाक के साथ आपने खा ली वाइसोलान, अब ये 3 दवाएं आपने खा ली, ठीक है ना, 3 दवाएं। अब क्या कि बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे जाकर के ड्रग बाइंड होती हैं, जाकर के जुड़ती हैं, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स दिखाती हैं, तो जहाँ पे जुड़ेंगी जाकर के वहाँ पे ये तीनों मेडिसिन जुड़ गई। अब यहाँ पे जगह खाली नहीं बची रिसेप्टर में, अब आपने चौथी कोई दवा ले ली, तो ये चौथी दवा क्या करेगी जाकर, ये जाएगी तो अंदर, लेकिन ये रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगी, क्योंकि रिसेप्टर पहले से ही बुक है इन तीनों दवाओं के साथ में। अब कोई रिसेप्टर खाली होगा नहीं बॉडी में, तो ये जाएंगे, हल्का फुल्का कहीं बाइंड हुई तो हुई, नहीं तो ये जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी जाकर के, ठीक है ना। तो ये होता है जाकर के टैकीफाइलेक्सिस, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर कह रहा है इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है जाकर के, इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज ऑफ
कॉजेज ऑफ डिसीजेज, ठीक है ना, किस कारण से हमारी बीमारी हो रही है उसको कहते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज ऑफ डिसीज, डिसीज का मतलब बीमारी और कॉजेज का मतलब होता है कि वजह या कारण। तो बस किस कारण से बीमारी हो रही है इसको कहते हैं इटियोलॉजी। 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है क्रीम्स नेचर, क्रीम्स का नेचर कैसा होता है। तो आप बताएंगे क्रीम्स जनरली इमल्सन्स होती है जा करके, आप देखिए यहाँ पे पूरी एक लाइन लिखी है कि सेमी सॉलिड इमल्सन होती है पहली बात तो, जो कंटेन करती है मोर देन 10% ऑफ वाटर, जिसमें 10% से ज़्यादा पानी होता है, और ये सेमी सॉलिड इमल्सन होती है जा करके। तो क्रीम क्या होता है, सेमी सॉलिड इमल्सन कंटेनिंग 10% से मोर देन 10% ऑफ वाटर, ठीक है ना। फिर 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्या कह रहा है जाकर के कि कोल्ड क्रीम्स आर विच टाइप ऑफ इमल्सन, कोल्ड क्रीम किस तरीके का इमल्सन है, ये आपको बताना है कि कोल्ड क्रीम आर विच टाइप ऑफ इमल्सन। तो देखिए कोल्ड क्रीम हम लोग कब लगाते हैं, कोल्ड ठंडियों का टाइम आ गया है, ठीक है, पानी कम पियोगे तो कोल्ड क्रीम ज़्यादा लगाओगे, इसीलिए पानी ज़्यादा पियोगे तो कोल्ड क्रीम कम लगाओगे, क्योंकि बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहनी चाहिए ना कि डिहाइड्रेटेड। होता क्या कि हम लोग पानी का जो इनटेक है बॉडी में वो कम करने लगते हैं। अभी क्या गर्मियों में 5-6 लीटर पी लेते हैं, सर्दियों में पता चला 1 ग्लास ही पी रहे हो सारा सारा दिन में, तो बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो जाती है, त्वचा जो है शुष्क हो जाती है, रूखी हो जाती है। इसकी वजह से हम लोग क्या लगाते हैं, क्रीम, कोल्ड क्रीम लगाते हैं। अच्छा, कोल्ड क्रीम में त्वचा होती है हमारी शुष्क, तो इसमें क्या ज़्यादा होगा, इसमें ऑयल ज़्यादा होगा या पानी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ऑयल ज़्यादा होना चाहिए और वाटर कम होना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, हाँ ये थोड़ा सा मैंने लिख गलत दिया है, यहाँ पे वाटर कम होगा और ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा होगा तो उसकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो जो आपकी शुष्क त्वचा है उस पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑयल लग जाएगा। तो जो कोल्ड क्रीम होती है वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन होती जा करके, जिसमें वाटर कम होता है और ऑयल ज़्यादा होता है। ये याद रख लेना, क्वेश्चन आता है कि वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन, ठीक है ना, ये होता है हमारा कोल्ड क्रीम्स। फिर 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के, कह रहा है ग्लूकोमा इज अ डिसीज रिलेटेड टू, ग्लूकोमा एक डिसीज है जो कि रिलेटेड होती जाकर के हमारी आई से, क्योंकि आई में क्या हो जाता है, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर टेंशन, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या इंट्राऑक्यूलर टेंशन जो है बढ़ जाता है, क्योंकि आई में भी लिक्विड पाया जाता है और इसी लिक्विड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो बन जाता है हमारा क्या, ग्लूकोमा, ठीक है ना, ग्लूकोमा बन जाता है जाकर के। ये क्या होता है जाकर के, डिस्पर्सिंग फेज होता है। अभी इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा और ज्ञान की बात बता दी जाए, वाटर क्या होता है, डिस्पर्सिंग फेज होता है जाकर के, और ऑयल क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम होता है जाकर के, या कंटिन्यूअस फेज होता है जाकर के, ठीक है ना। तो ये हो गया डिस्पर्सिंग फेज और ये हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम, ऑयल हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम और वाटर हो गया डिस्पर्सिंग फेज, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 100 क्वेश्चंस हो गए आपके 50-50, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप कहीं नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इनको आप आसान तरीके से अपना, मैंने बना दिया है, इनको आराम से आप रट लीजिए और रटने के बाद जो है इनका रिविजन करते रहिए, ठीक है। तो ये आपके ब्लड में जो है एक तरीके से मिल जाएंगे जाकर के ऑक्सीजन की तरह, और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको दिखेंगे, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।